ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। बहुत ही शानदार फंड चलाते हैं वो, इमर्जिंग स्टॉक्स फंड, यानी मिड कैप एंड मार्केट पे बहुत क्लोज नजर रहती है। लेकिन मैं अपनी बातचीत ज्योति से स्टार्ट करना चाहूँगा कुछ नंबर्स पे। आज के जो बड़े नंबर आए हैं, आइशर मोटर्स आया है, बॉश का नंबर आया है, ये अपना भारत फोर्ज का नंबर आया। भारत फोर्ज ने तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी है Q4 की, लेकिन ज्योति, बॉश ने कहा है कि मैक्रो चैलेंजेस का साल हो सकता है। जब आप कमेंट्री सुन रहे हैं मैनेजमेंट्स की आजकल, स्पेशली लार्जेस्ट मिड कैप्स, तो आपको क्या आपकी रीडिंग्स आ रही हैं आगे आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के लिए? तो हम लोग का अनुमान दो तीन है। एक तो कि ग्लोबल में ज्यादा परेशानी होगी इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी, यूरोप इकोनॉमी, वहां पे है ना स्लो डाउन के नतीजे आते रहेंगे। उसके कारण भारत में भी थोड़ा स्लो डाउन आएगा, पर भारत जैसे दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी एक साल, अगले एक साल में FY 24 देखे या कैलेंडर ईयर 23 देखे तो थोड़ा है ना स्लो डाउन रहेगा, पर जितना ग्लोब में स्लो डाउन रहेगा उतना नहीं रहेगा। तीसरा है कि जो कंज्यूमर डिमांड है उसमें थोड़ा दिक्कत ज्यादा आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि अपने बजट भी देखे तो काफी एम्फोसिस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। इस बार भी वो कंज्यूमर डिमांड के लिए इतना ज्यादा नहीं किया है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काफी किया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहां पे ज्यादा है ना बढ़त रहेगा, और जो कंज्यूमर डिमांड है वहां थोड़ी नरमी हो सकती है। ओके, ऑलराइट, गुड आफ्टरनून ज्योति। एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिक हमारे घरेलू बाजार के सीपीआई के फिगर्स आप देखें, और उसके बाद अब यूएस के भी सीपीआई फिगर्स की एक इंतज़ार बाजार को ज़रूर है, क्योंकि बाजार अब ये उम्मीद लगाए हुए है कि शायद लॉन्गर फॉर हायर नहीं रहना चाहिए। इन्फ्लेशन फिगर्स पर थोड़ा सा बाजार रिएक्ट भी इमीडिएटली करता है। अभी हम जो एक बाउंस बैक देख रहे हैं, क्योंकि एस्टिमेशन इस तरह क्या है कि यूएस सीपीआई शायद घटकर आए, लेकिन क्या ये बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार को थोड़े दिन के लिए और तेजी दे पाएंगे? हाँ, ये ट्रिगर्स हैं, क्योंकि यदि अपने पिछले साल देखे 2022, तो 2022 पूरा 2022 था इन्फ्लेशन और फेड के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, डोमेस्टिकली भी आरबीआई का है ना जो ब्याज बढ़ रहे थे। तो अब है ना बाजार को उम्मीद है, और हम लोग भी सहमत है उससे, कि एक तरह से इन्फ्लेशन पीक हो गया है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे गिरते रहेगा। और जो फेड है चाहे आरबीआई है, दोनों का ना एक दो इंटरेस्ट रेट हाइक और है, उसके बाद में ब्याज के दाम भी है ना स्टेबल हो जाएंगे। तो मेरा अनुमान है आज के सीपीआई के बाद देखना है, पर हो सकता है फेड एक मार्च में रेट हाइक करे, और उसके बाद मई के मीटिंग में पॉज हो सकता है, या आखिरी रेट हाइक मई में हो सकता है। इंडिया में भी जो आरबीआई है, मेरे ख्याल से एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अप्रैल मीटिंग में हो सकता है, उसके बाद एक लंबा पॉज आ जाएगा, शायद है ना अगले 6 महीने तक तो पॉज पे रहेंगे। तो इसलिए बाजार को है ना काफी उम्मीद है ये इन्फ्लेशन डेटा से, कि ये संकेत देते रहे कि इन्फ्लेशन अब है ना पीक हो गया, इन्फ्लेशन गिरते रहेगा। तो है ना, चाहे फेड हो चाहे आरबीआई, सबके लिए अब ब्याज है ना जो बढ़त हुई है जोर से 2022 में, वो एक तरह से रुक जाएगी। बिल्कुल। हेलो ज्योतिवर्धन जी, गुड आफ्टरनून। साल 2022 के मुकाबले अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करें और साल 2023 की सिचुएशन को समझने जाएं, तो कैसा लगता है आपको 2023? क्या कंसोलिडेशन रहेगा या तेज़ी की तरफ चाल रहेगी? और अगर तेज़ी रहेगी तो कहाँ से तेज़ी आती हुई दिखेगी? ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से होंगे इंडेक्सेस में? मिड कैप, स्मॉल कैप क्या आपको पसंद आता है, या फिर हैवी वेट्स पर ही नज़र रखेंगे? तो 2022 देखे तो दो तीन चीज थी उसमें। एक तो भारत में रिटर्न तो 4% आया, जो है ना अच्छा नहीं था। पर दूसरा है कि ग्लोबल फैक्टर देखे और ग्लोबल मार्केट देखे, तो भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ही मार्केट था एक तरह से। भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया, ये तीन मार्केट बहुत अच्छे किए थे। तो एक तरह से रिलेटिवली बहुत अच्छा किया भारत, पर एब्सोल्युटली जो है ना कोई भी इन्वेस्टर है उसको रिटर्न नहीं मिला। 2023 में मेरे ख्याल से ना इंडिया रिलेटिवली अच्छा नहीं करेगा। तो एक तरह से रिलेटिवली जो मार्केट्स है ना पिछले साल अच्छा नहीं किए थे 2022 में, जैसे चाइना देखने को मिल गया कि चाइना नीचे से 50% बढ़ गया है। तो रिलेटिवली इंडिया अच्छा नहीं करेगा, पर एब्सोल्यूट सेंस में इस साल भी सिंगल डिजिट ही रिटर्न आएंगे, पर शायद 4% से ज्यादा आ जावे।
वो काफी रिटर्न हो सकता है, बैक एंडेड हो, पिछले को एक नवंबर दिसंबर उस टाइप पे आवे। और एक तरह से रेंज बाउंड जो मार्केट है, जो पोस्ट कोविड बहुत बड़ा भड़क आया था, मार्केट डबल से ज्यादा हो गया था, वो अब्सॉर्ब करने के लिए 2022 और 2023 एक तरह से ना रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मार्केट देखने को मिल रहा है। पर ये बेस क्रिएट कर रहा है फिर 2024 और 25 में अच्छे मार्केट में बढ़त के लिए। ओके, ऑलराइट। ज्योति, अर्निंग्स को आपने कैसे असेस किया? क्योंकि अगर हम इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखें Q3 में तो बहुत हद तक इन लाइन रही हैं, या फिर बहुत सारी कंपनियों ने अपनी गाइडेंस को कट किया है। और अगर आप क्रेडिट स्विस की भी एक नोट को देखें जो वो यूएस की अर्निंग्स पे बता रहे हैं कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स रही हैं, और वो तो इनफैक्ट ईपीएस एस्टिमेशन भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इंडियन अर्निंग्स को किस क्वालिटी ऑफ अर्निंग, ये जो Q3 में अर्निंग्स आई है उसकी क्वालिटी को कैसे असेस करते हैं? तो ये जो Q3 में अर्निंग्स थी उसमें दो तीन चीज देखने को है। एक तो बैंक्स जो है वो काफी कंट्रीब्यूट कर रही है अर्निंग्स ग्रोथ को, तो है ना, पिछले क्वार्टर में भी देखने मिला था बैंक्स का बहुत कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो एक तरह से बैंक्स को निकाल देवे तो अर्निंग्स ग्रोथ शायद है ना काफी जीरो या नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स है उनको है ना अर्निंग्स में बढ़त मिली थी पिछले एक साल में, पर अभी है ना वो अर्निंग्स बड़ा कम होते जा रही है। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में भी है ना दाम गिरने के कारण, जैसे स्टील हो, सबकी अर्निंग्स अब इतनी अच्छी नहीं आ रही है। दूसरा जो है ना कमोडिटी यूजर्स है उनके पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री था, तो इसलिए ना वो उनके मार्जिन अभी भी प्रेशर में है। पर यदि अपने अगले 6 महीना में देखें तो ये जो कमोडिटी यूजर्स है एक तरह से उनका है ना, क्योंकि कमोडिटी के भाव नीचे आ गए हैं, उनके मार्जिन अब बढ़ जाएंगे, उनके मार्जिन थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो यदि अपने ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो फिस्कल 23 में करीब 10% का अर्निंग ग्रोथ रहेगा। मेरे ख्याल से फिस्कल 24 में भी 10-12% के अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है। तो हम लोग का उम्मीद है कि डबल डिजिट सॉर्ट ऑफ अर्निंग ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर में, अगले 2 साल में रहेंगे। राइट। भारत फोर्ज के ऊपर वापस जो जाऊंगा, मैं एक बार ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि उन्होंने Q4 के लिए अच्छी गाइडेंस दी है, इसलिए स्टॉक रिकवर कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर साहब इंटरडे, और आप देखिए, ध्यान दीजिए डायरेक्टर साहब, इंटरडे ग्राफ लेके आइए। जब रिजल्ट आया तो खराब दिखाई दिया Q3 में, उन्होंने समझाया अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में कि क्यों खराब था। ये देखिए स्टॉक उसका 830 का लो बनाया है आज का लो, और वहां से रिकवर करता हुआ इस समय सिर्फ 1.5% नीचे रह गया। इसलिए कमेंट्री Q4 की चलाना जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर रिकवरी आ रही है, स्ट्रॉन्ग Q4 के लिए गाइड दिए। गिनती की तो कंपनियां हैं जो अच्छी गाइडेंस दे रही हैं, पूरे सही बात है, 2000 कंपनियां जो है उसमें से गिनती की कंपनियां हैं जो साहब आगे कह रही हैं कि आगे आने वाला क्वार्टर उसको भी हम, खैर एनीवेज कमिंग बैक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ज्योति कि बेस्ट ऑफ NIIs जो है बैंकिंग सेक्टर, क्या वो हमारे पीछे हैं? क्योंकि एक डर ये भी आ रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स अब सेल ऑन रैलीज बन गए हैं, क्योंकि NIM में प्रेशर आएगा आगे चल के। ये क्या 2-3 क्वार्टर का फिनोमिना है और फिर बेस करेक्ट होके वापस आ जाएगा, या ये एक इशू है? एक तरह से जो आप बोलते हैं वो सही बात है। NIM में क्या होता है, बैंक्स में जैसे ही है ना ब्याज के दाम बढ़ने लग जाते हैं तो अपना जो लोन्स है वो तो इमीडिएटली है ना उसके ब्याज बढ़ जाते हैं। जो डिपॉजिट है वो है ना मैच्योरिटी पे ही बढ़ते हैं, तो एक तरह से बैंक को डबल वैमी बोलते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि उनके है ना डिपॉजिट रेट तो पुराने ब्याज पे ही है जो पिछले है ना कम ब्याज है, और जो लोन्स है वो ऊंचे ब्याज पे उनको मिलते जाते हैं। तो एक तरह से पहली स्टेज में ना NIM बहुत बढ़ जाता है, दूसरे स्टेज में वो डिपॉजिट भी रिप्राइस होने लग जाते हैं। तो डिपॉजिट रिप्राइस होते हैं तो मार्जिन थोड़े गिरने चालू हो जाते हैं। तो एक वो जो आप बोले वो सही बात है कि है ना एट सम पॉइंट 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर बाद वो है ना फ्लैटिश टू थोड़े नीचे आ जाएंगे। पर दूसरे दो बात है बैंक्स में, एक तो है ना कि NPL जो प्रोविजनिंग था वो एक तरह से बहुत कम हो गया, तो अगले 1 साल में भी देखें तो NPL प्रोविजनिंग कोई ज्यादा नहीं रहने वाला है। और तीसरा बात है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने के कारण एक तरह से ना मार्जिन नहीं बढ़े पर है ना, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाएगा तो उनका इनकम बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ आएगा। जो पिछले साल अपने को बैंक स्टॉक्स में देखने मिला वो तो वापस देखने नहीं मिलेगा, वो एक है ना लो पॉइंट से बड़ा रैली दिया था। पर यहाँ से भी हम लोग बैंक्स पे अभी भी पॉजिटिव है, थोड़े कम पॉजिटिव है पिछले साल के कंपैरिजन में, पर शायद ये ना इस साल भी
आउट परफॉर्मर रहेगा मार्केट का। बिल्कुल ज्योतिवर्धन जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, अभी हम 2022 और 2023 के बीच आकलन कर रहे थे। 2022 में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म करने की कोशिश की है और ये सेंटिमेंट अब भी बरकरार है। आप M&M देखिए किस तरह से स्टैंड आउट किया है। आयशर मोटर्स के भी ठीक ठाक नतीजे आते हुए दिखे। मारुति सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या लगता है ऑटो सेक्टर की चाल यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी या फिर आपको इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में ही डालना? और इसके अलावा अगर कोई सेक्टर, कोई थीम्स आप अपने हिसाब से अगर देख रहे हैं, आपके फेवरेट है, पसंदीदा, आप बताएं। तो हाँ, ऑटो सेक्टर हम लोग को अभी भी अच्छा लगता है, पर ऑटो सेक्टर में अभी जो ट्रक वाले कंपनीज हैं उन पे ज्यादा ध्यान है हम लोग का, क्योंकि ट्रक में अगले 2 साल इसमें है ना साइकिल रहता है, वो 2-3 साल का रहता है। तो ट्रक का साइकिल अभी चालू हुआ है, तो ट्रक्स और ट्रक्स के एंसिलरी कंपनीज पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं। दूसरा है ना, समय शायद कम है, पर जो सेक्टर्स में लास्ट ईयर रॉ मटेरियल प्राइस पे काफी प्रेशर था, इसके लिए मार्जिन नीचे थे, वो है ना अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण देवे तो सीमेंट है। सीमेंट पिछले साल स्टॉक्स भी अच्छे नहीं किए, मार्जिन भी काफी प्रेशर में थे, पर अभी है ना पेटकोक के दाम गिर चुके हैं, रॉ मटेरियल के दाम गिर चुके हैं, तो इस साल मार्जिन में रिबाउंड आएगा, तो उसी के कारण जैसे शेयर प्राइस में भी रिबाउंड आ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये बताइए कि आपने ऑटो एंसिलरी या छोटे इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स टाइप के कोई मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, स्टडी किए हैं, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं? तो बिना नाम लिए हम लोग ऑटो एंसिलरी में भी बुलिश है और है ना छोटे इंजीनियरिंग कंपनीज में भी बुलिश है। तो ऑटो एंसिलरी में जैसे मैंने कहा, अभी जो ट्रक के एंसिलरीज है उस पर ज्यादा ध्यान है हम लोग का। हम लोग फोकस 2 चीज पे करते हैं ऑटो एंसिलरीज में। एक तो यदि है ना ईवीज आ जाए तो जो एक तरह से आइस इंजिन वाले हैं उन पे ना उनसे दूर रहते हैं। दूसरा, ज्यादा है ना एक्सपोजर यदि ग्लोबल का है, इस समय यूरोप में है और यूएस में है, तो उससे थोड़ा अभी दूर रहता है, क्योंकि वहां पे डिमांड एनवायरनमेंट काफी अनसर्टन है। तो डोमेस्टिक ट्रक कंपनीज पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में भी काफी छोटे छोटे कंपनीज है। एक तो डोमेस्टिक साइकिल भी पिकअप हो रहा है इंजीनियरिंग में, कैपिटल गुड के डिमांड काफी अच्छे होने की उम्मीद है। और दूसरा, यहाँ से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, जो है ना चाइना +1, ताइवान +1 का बात आ रहा है, उस इंजीनियरिंग में भी वही होएगा, काफी आउटसोर्सिंग होएगा। तो कई मल्टीनेशनल्स है, वो इंडिया को भी एक आउटसोर्सिंग हब बना देंगे, तो यहाँ भी काफी है ना अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ऑलराइट, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस तो ऑफकोर्स कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स को पसंद भी है। बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अपने व्यूज़ हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।